आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंटिंग रेशियोज। ओके, इस चैप्टर में हमें ये समझना है कि हमें अकाउंट्स में रेशियोज क्यों निकालने पड़ते हैं एंड उसकी नीड क्या होती है। फर्स्ट हमारे पास आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एम्स एट प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस एंटरप्राइजेस टू मीट द इंफॉर्मेशन नीड टू अ डिसीजन मेकर्स। सबसे पहले इसने क्या बोला है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सबसे पहले तो सर हमें ये समझना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है। ओके, अब हमें पता है हमारी बैलेंस शीट की दो साइड्स होती है, एक लायबिलिटीज एंड दूसरा एसेट्स। ओके, एसेट्स एंड लायबिलिटीज हमारे पास दो साइड है। लायबिलिटी साइड मतलब कौन सी, जिसके अंदर हम लिखते हैं कैपिटल, डिबेंचर्स। कंपनी की बैलेंस शीट वैसे वर्टिकल होती है, ये हमारी जस्ट नॉर्मल बैलेंस शीट है। डिबेंचर्स में भी कैपिटल के अगर मैं कैपिटल की जगह में शेयर होल्डर्स कर सकता हूँ, शेयर होल्डर्स फंड, जैसे कि इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का फंड। एसेट साइड में हमारे पास हमें पता है बिल्डिंग, हमारे पास आ सकती है मशीनरीज, हमारे पास हो सकता है स्टॉक। यस बोलो। यस, डेटर्स आ सकते हैं। या लाइफ स्टूडेंट्स का ये फायदा तो है उनको कि वो बीच में आंसर्स दे सकते हैं। ओके, यानी कि ये हमारी बैलेंस शीट के अंदर रहती है, यानी कि बैलेंस शीट मींस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर क्या ओनली बैलेंस शीट ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट रहेगा या कुछ और भी होगा? मैं बताता हूँ, बैलेंस शीट भी होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्लस पी एंड एल अकाउंट, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्लस नोट्स टू अकाउंट्स। ओके, इन सबको मिला के क्या बनेगा हमारे पास? बैलेंस शीट। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि हमें रेशियोज निकालने के पड़ते हैं। हमें अकाउंट्स के अंदर रेशियोज निकालने की नीड क्या होती है? इसकी नीड इसलिए होती है जिसकी वजह से हम छोटे से आंसर देते हैं। लेट्स से मैंने बोला कि एक बिजनेस का प्रॉफिट था लास्ट ईयर 2,16 लाख 690। अब मैंने बोला क्या ये बिजनेस पहले से ग्रो कर रहा है या नहीं, कितना ग्रो कर रहा है। लेट्स से अब मैंने क्या किया इसका, एक सेकेंड में आप लोग मैंने बोल दिया इसकी अब नेक्स्ट है, इसकी ग्रोथ कितनी हो गई 43251380। अब मैंने बोल दिया कि बिजनेस बेटर हो रहा है या नहीं हो रहा। आप कह रहे हो कि सर अच्छा तो हो रहा है। देखो ना, प्रॉफिट कितना ज्यादा हो गया, पहले 2,16 लाख था, अब 4,32 लाख के अराउंड है, यानी कि अब तो अच्छा हो गया काफी। लेकिन क्या हम बोल सकते हैं कि यही एक अच्छे बिजनेस की खासियत है कि प्रॉफिट बढ़ना क्या अच्छी बात है? ओनली प्रॉफिट से ही हम देख सकते हैं कि बिजनेस अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा। और क्या सर ऐसे तो होता है? देखो क्या डिफरेंस है। पहले इस बिजनेस के अंदर कैपिटल लगी हुई थी 1 करोड़। ओके, तो इसने कितने कमाए? 2,16,00,000। अब इस बिजनेस के अंदर पैसे लगे हुए, कैपिटल लगी हुई है 10 करोड़, लेकिन अब कितने कमाए इसने? 4,32 लाख। इट मीन्स कि अगर बिजनेस को हमें देखना है कि बिजनेस ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा, तो हमें उसको कंपेयर भी करना पड़ता है। मतलब किन किन चीजों से हमें देखना पड़ता है कि कैपिटल के अकॉर्डिंग वो क्या ग्रो करी है या नहीं करी। ओके, जैसे कि पहले क्या था, कैपिटल 1 करोड़ की थी, उसने कमाए ज्यादा, डबल, यानी कि 2 करोड़ उसने कमा लिए। बट अब कैपिटल कितनी है? 10 करोड़, बट उसने कमाए कितने हैं? ओनली 4 करोड़। यानी कि एक्चुअल में अगर हमें देखना चाहिए तो इसका कितना होना चाहिए था प्रॉफिट? अराउंड डबल होना चाहिए था, मतलब 20 करोड़ के अराउंड होना चाहिए था। लेकिन कितने कमाए इसने? ओनली 4 करोड़, 4,32 लाख। यानी कि हमारे अकॉर्डिंग जब फर्स्ट पॉलिसी ज्यादा बेटर थी जिसमें 1 करोड़ लगा के 2 करोड़ हमने कमाए, एंड दूसरी पॉलिसी इतनी बेटर नहीं थी क्योंकि उसके अंदर प्रॉफिट्स कम हुए। ओके, यानी हमें अकाउंटिंग रेशियोज की वजह से हमें ये भी पता चलता है कि अकाउंट्स में प्रॉफिट्स क्या है, साथ के साथ हमें रेशियोज भी क्लियर होते हैं। क्या वो डबल हुआ, क्या वो आधा हुआ, क्या वो 1.5 हुआ, मतलब किस रेशियो से या तो वो उनकी इंक्रीज हो रही है या फिर वो डिक्रीज हो रहे हैं, ये हमें बताते हैं अकाउंटिंग रेशियोज।
अब हम इसको आगे और अच्छे से करते हैं। अब मीनिंग करते हैं। सबसे पहले मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। एज स्टार्टेड अर्लियर, अकाउंटिंग रेशियो आर इंपॉर्टेंट टूल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। मैंने आपको बताया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालिसिस करने के लिए। बेसिकली अब हम अगर बैलेंस शीट में भी देखते हैं ना, तो अब अपने को ये पता होना चाहिए क्या हमारे डेटर्स इतनी स्पीड से बढ़े हैं या नहीं बढ़े, क्या हमारे पास एसेट्स बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे, क्या हमारे पास कैश बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। ये हमें इस चीज का ध्यान देना होता है। ये हमें बताते हैं कौन? अकाउंटिंग रेशियोज। हम रेशियोज की वजह से मैथमेटिकल नंबर्स को क्लियरली समझते हैं एंड उनके रिलेशनशिप्स भी समझते हैं। ओके, मे बी फ्रैक्शन की फॉर्म में, मे बी फ्रैक्शंस की फॉर्म में, मे बी प्रोपोर्शंस एंड परसेंटेज की फॉर्म में, या फिर नंबर ऑफ टाइम्स की फॉर्म में कि 2 गुना बढ़े, 3 गुना बढ़े। हमें ये भी पता चलता है अकाउंटिंग रेशियोज की वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या चेंजेस आए हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स क्या है रेशियो एनालिसिस का। देखो, रेशियो एनालिसिस इज indispensable a part of a interpretation of results reveals by the financial statement। बेसिकली ये हमें सारे का सारा डेटा क्लियर करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। ओके, एंड अगर मैं इसमें आपको इंपॉर्टेंट बताऊँ तो टू नो द एरिया ऑफ द बिजनेस विच नीड मोर अटेंशन। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की वजह से हमें, रेशियो एनालिसिस की वजह से हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये पता चलता है कि हमें किस जगह पे ज़्यादा फोकस करना है, किस जगह को ज़्यादा अच्छे से देखना है। लेट्स से एक एग्जांपल करते हैं। मैंने बोला कि क्रेडिटर यानी कि लायबिलिटी साइड पे हमारे पहले थे 2 लाख। ओके, एंड अब वो कितने हो गए? 4 लाख। यानी कि बिजनेस का साइज सेम है बट क्रेडिटर्स डबल हो गए। ओके, यानी कि क्रेडिटर्स का साइज डबल हो गया। तो इस चीज पे अपने को फोकस करना चाहिए कि हमारे ऊपर लायबिलिटीज बढ़ गई, हमारे ऊपर बिजनेस में कर्जा बढ़ रहा है, तो ये इस जगह पे हमें अटेंशन देनी चाहिए। ये हमें कैसे पता चलेगा? अकाउंटिंग रेशियोज की वजह से। नेक्स्ट, टू नो अबाउट द पोटेंशियल एरिया विच इम्प्रूव विद द एफर्ट्स ऑफ डिजायर डायरेक्शन। हमें इससे अकाउंटिंग रेशियो से ये पता चलता है कि हमें किस जगह पे अपनी अटेंशन ज़्यादा देनी है, जिसकी वजह से हम अपने डिजायर गोल्स को अचीव कर पाए एंड अपने बिजनेस के जो हम गोल्स को अचीव करना चाहते हैं वो हम कर सके। ठीक है, एंड जहाँ जहाँ पे इम्प्रूवमेंट की नीड है उसको हम इम्प्रूव करें। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड अ डीपर एनालिसिस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी एंड एफिशिएंसी लेवल इन दी बिजनेस। इससे हमें ये भी पता चलता है कि अब बिजनेस एक्चुअल में प्रॉफिटेबल है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल में अभी समझाया कि पहले में 1 करोड़ की कैपिटल लगाई थी और हमें प्रॉफिट होता है डबल, अराउंड 2 करोड़। एंड दूसरे केस में हमने क्या देखा था कि हमने कैपिटल तो लगाई है 10 करोड़, लेकिन हमें प्रॉफिट डबल नहीं हुआ। यानी कि एक्चुअल में प्रॉफिट दिख तो ज्यादा रहा है, पहले से हमें 4 करोड़ दिख रहा है, लेकिन अगर हम रेशियोज के अकॉर्डिंग निकाले तो हमारा प्रॉफिट कुछ कम हो गया, क्योंकि हमारा प्रॉफिट होना चाहिए था अराउंड 20 करोड़, लेकिन उसमें कितना था? अराउंड 4 करोड़। लिक्विडिटी का हम आगे मतलब समझेंगे। अभी आगे एक रेशियो भी आएगा लिक्विडिटी, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस एंड कंपेयरिंग द परफॉर्मेंस विद द बेस्ट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। हम अकाउंटिंग रेशियोज की वजह से हम चेक कर सकते हैं एंड कंपेयर भी कर सकते हैं, मे बी अपनी खुद की परफॉर्मेंस से और मे बी हम अपने कॉम्पिटिटर से कंपेयर कर सकते हैं कि यस हमारे बिजनेस में कैसे कैसे ग्रोथ हो रही है, क्या क्या चीज़ों में चेंजेस आ रहे हैं एंड क्या मार्केट वालों में भी इतना चेंज आ रहा है, मतलब क्या हमारे कॉम्पिटिटर्स में भी इतना चेंज आ रहा है जितना हमारे बिजनेसेस में आ रहा है, एंड क्या ये चेंजेस सही है। ओके, ये हमें सारा कुछ चेक करते हैं, हम कंपेयर कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन derived from financial statement useful for making projections and estimates for the future। yes, हम अकाउंटिंग रेशियोज की वजह से हम फ्यूचर को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मतलब क्या, हम चेक कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि यस आने वाले टाइम में हमारे फ्यूचर में ग्रोथ होगी या नहीं होगी। जैसे मैंने बोला कि फर्स्ट एक मैनेजर मैंने हायर किया, उसकी वजह से मेरा प्रॉफिट कितना था पहले ईयर? 1 करोड़। सेकेंड ईयर उसकी वजह से कितना हो गया? 1 करोड़ 50 लाख। थर्ड ईयर मेरे पास कितना हो गया? अराउंड 2 करोड़। यानी कि वो ऐसे ऐसे परफॉर्मेंसेस कर रहा है
इतना बेटर कर रहा है वो काम, जिसकी वजह से मेरे पास हर एक ईयर 50-50 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। ओके, तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि नेक्स्ट ईयर मुझे 2.5 करोड़ का प्रॉफिट होगा। ओके, तो ये भी हमें पता चलता है रेशियो एनालिसिस से। हम कॉस्ट को, हम उस मैनेजर की कॉस्ट को एंड उसके प्रॉफिट्स को हम कंपेयर करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ रेशियोज एनालिसिस। ओके, इसमें फर्स्ट है हमारे पास हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द एफिकेसी ऑफ डिसीजन। बेसिकली हमें इससे ये अकाउंटिंग रेशियो से हमें ये पता चलता है क्या हम जो डिसीजंस ले रहे हैं क्या वो हमारे लिए बेटर है, क्या हमारे डिसीजंस हमारे बिजनेस को ग्रो करेंगे। ओके, मतलब क्या, अभी जैसे अगर हम बिजनेस के अंदर बहुत सारे डिसीजन लेते हैं, जैसे छोटे भी होते हैं एंड बड़े भी होते हैं। लेट से मैंने बोला कि मुझे बिल्डिंग परचेज करनी है, यानी कि ये बिजनेस के लिए बड़ा डिसीजन है। ओके, तो इससे अपने को ये डिसाइड करना है क्या अगर हम कैश को कम करते हैं, ओके, बिजनेस में से कैश तो निकलेगा ही, अगर हम उसमें से बिल्डिंग परचेज करेंगे, ठीक है, तो क्या ये बिजनेस के लिए सही है, क्या बिजनेस के पास इतना एनफ कैश है कि हम उसको यूज करें बिल्डिंग परचेज करने के लिए। ओके, इससे हमें ये पता चलता है। नेक्स्ट है सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स फिगर्स एंड एस्टिमेट द रिलेशनशिप्स। अकाउंटिंग रेशियोज की वजह से हमें डिफिकल्ट से डिफिकल्ट फिगर्स आसानी से समझ में आ जाती है। जैसे मैंने आपको बोला कि मैंने प्रॉफिट अर्न किया 1 2 3 4 5 6, ओके, एंड उसके बाद मैंने अर्न किया 370,368, यानी कि मैंने नेक्स्ट ईयर कितना अर्न किया 370,368। ओके, तो क्या मैंने ग्रो करी? यस, अब आप बोल सकते हो यस सर ग्रो तो करिए, दिख रहा है हमें, लेकिन कितना ग्रो करा? ओके, ये हमें नहीं पता चल रहा। लेकिन हम जब इसको अकाउंटिंग रेशियोज की वजह से हम चेक करेंगे तो अपने को क्लियर हो जाएगा कि हमने 3 टाइम्स ग्रो करा है, मतलब 3 गुना ज्यादा हमने प्रॉफिट कमाया है। ओके, ये हमें कैसे पता चला? अकाउंटिंग रेशियोज की वजह से हमने पहले वाली फिगर को डिवाइड कर दिया सेकेंड वाली फिगर से। नेक्स्ट आता है हमारे पास हेल्पफुल इन कंपैरेटिव एनालिसिस। हमने ये कर लिया कि हमें रेशियो एनालिसिस की वजह से हम कंपेयर कर सकते हैं अपनी फिगर्स को। बेसिकली हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फिगर्स को कंपेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर मे बी कॉम्पिटिटर्स, या फिर अपनी कोई पास परफॉर्मेंस को लेकर। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम एरियाज। हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं किन किन एरियाज में प्रॉब्लम है। मतलब कि अगर मुझे कभी लगता है कि यार मेरे उस बिजनेस में प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं, तो मैं सबसे पहले तो मैं स्टाफ से पूछूंगा यार तुम्हारे पास मेरी इतनी कॉस्ट लग रही है, फिर भी तुम्हारे सेक्टर से मेरे पास बिजनेस नहीं आ रहा, ऐसा क्यों? एंड सेम मेरी दूसरी ब्रांचेस में जहाँ पे तुम्हारे जैसे लोग हैं वहां से मुझे ज्यादा प्रॉफिट रिसीव हो रहा है, तो इसका रीजन क्या है? तो मैंने कंपेयर किया, मैंने कहा यार तुम्हारी ए ब्रांच में मुझे प्रॉफिट कम रिसीव हो रहा है पूरे एफर्ट्स करने के बाद, एंड मुझे बी ब्रांच से ज्यादा प्रॉफिट रिसीव हो रहा है सेम एफर्ट्स करने के बाद, ऐसा क्यों? तो यानी कि मैं कंपेयर कर सकता हूँ एंड मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं किन किन सेक्टर्स में। नेक्स्ट आता है अनेबल्स दी SWOT एनालिसिस। अब सबसे पहले SWOT एनालिसिस का मतलब क्या होता है, अब मैं आपको इसकी फुल फॉर्म बता देता हूँ। SWOT, S फॉर स्ट्रेंथ, W for weakness, O for opportunity, T for threats. S means strength. Strength का मतलब क्या होता है? इससे हमें ये पता चल जाता है बिजनेस की स्ट्रेंथ क्या है। ओके, मतलब कैसे हमारी जो स्ट्रेंथ है। अब हमने बोला कि यार अब मर्सिडीज है, मर्सिडीज की स्ट्रेंथ क्या है कि उसके प्रोडक्ट्स आसानी से खराब नहीं होते। ओके, तो उस पर लोग फुली ट्रस्ट करते हैं, ठीक है, तो वो उसकी स्ट्रेंथ है। वीकनेस क्या है मर्सिडीज की? उसकी वीकनेस ये है कि उसके प्राइसेस महंगे होते हैं, जिसकी वजह से नॉर्मल पब्लिक उसको परचेज नहीं करती। ओके, जिनके पास थोड़ा बेटर होता है रिसोर्सेज वही उसको परचेज करते हैं। ओ मींस अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज मतलब क्या होता है कि हम बिजनेस के इन्वायरमेंट को स्कैन करते हैं एंड उसकी वजह से हम चेक करते हैं कि मार्केट में हमारे लिए क्या क्या न्यू अपॉर्चुनिटीज आ रही है। ओके, जैसे कि अब मैंने बोला कि अब मेरे पास तो रिसोर्सेज थे। ओके, मैं तो पहले भी लैपटॉप से ही क्लासेस लेता था, सो मुझे एज सच इतना इफेक्ट नहीं पड़ा कि ऑनलाइन हो गई क्लासेस। ओके, तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि मैं चाहूँ तो मैं ज्यादा से ज्यादा, मेरे पास ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे। ओके, अब डिफरेंट स्टेट से मेरे पास स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। इसका रीजन क्या है? क्योंकि मेरे पास पहले से सारे रिसोर्सेज थे, ठीक है, तो ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी थी। ओके, लेकिन
टी मीन्स थ्रेट। थ्रेट किन के लिए है, मतलब डर किन के लिए है, वो लोग जिनके पास रिसोर्स नहीं थे, जो लोग जो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी के ऊपर ही डिपेंडेंट थे। ओके, सो उनको इस चीज से प्रॉब्लम आई है। नेक्स्ट है वेरियस कंपैरिजन। हम रेशियोज को कंपेयर भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, हम चेक कर सकते हैं कि हमने लास्ट ईयर कितना प्रॉफिट अर्न किया, इस साल कितना प्रॉफिट अर्न किया, लास्ट ईयर हमारी कॉस्ट कितनी थी, उसके कंपैरिजन में अब की बारी हमने अपनी कॉस्ट कम करी या नहीं करी या फिर बढ़ाई, लास्ट ईयर हमारे प्राइसेस कितने थे, इस ईयर हमारे कितने प्राइसेस हैं, हम सारा कुछ कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है लिमिटेशंस ऑफ रेशियो एनालिसिस। लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग डेटा। ओके, यार जरूरी नहीं है कि रेशियो अकाउंटिंग रेशियो हर एक चीज में ही बेटर हो, कहीं कहीं पे प्रॉब्लम भी देता है। जैसे कि अगर हम देखते हैं कि अकाउंटिंग जो डेटा होता है ना वो एग्जैक्ट नहीं होता, ठीक है, कभी कभी मे बी वो प्रिडिक्टेड होता है। जैसे कि हमने अभी खुद ने पीछे पढ़ा कि हम अकाउंट्स में प्रिडिक्शन भी करते हैं। ओके, सो अगर उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम रहती है, अगर हमारी प्रिडिक्शन कहीं पे भी गलती होती है, तो यस हमारे डिसीजंस भी गलत हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सोचा कि यार एक कंपनी का शेयर है अभी 100 रुपीज का। ओके, मुझे एक्सपेक्टेड है लॉकडाउन जैसे नॉर्मल होगा ना तो इसका प्राइस हो जाएगा अराउंड 900। सो मैंने क्या करा, मैंने बहुत सारे शेयर्स परचेज करके रख लिए। बट क्या ऐसा होगा, ये जरूरी है? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मैंने प्रिडिक्ट किया लेकिन ऐसा होगा ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, तो यानी कि रिस्क भी होता है। नेक्स्ट, अकाउंटिंग डेटा इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंज। प्राइस लेवल चेंज, सबसे पहले सर प्राइस लेवल चेंज होता क्या है? ये प्राइस लेवल चेंज का मतलब कि इन्फ्लेशन हो रहा है जिसकी वजह से मनी की वैल्यू कम हो रही है। मतलब क्या, अब हमें पता है कि अगर हमारे पेरेंट्स के टाइम में 10 रुपीज में बहुत कुछ आता होगा, ओके, लेकिन अब 10 रुपीज में कुछ नहीं आता, बहुत कम चीजें आती है, ठीक है। यानी कि अगर उस टाइम पे 10 रुपीज में, लेट से अगर उस टाइम पे 10 रुपीज में मिल्क आता है या फिर घी आता है, ओके, नॉर्मल एग्जांपल, तो अब नहीं आएगा, अब 1 kg या 1 kg घी नहीं आएगा, ठीक है। तो अब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अब उसका प्राइस कितना हो रहा होगा, 400 रुपीज। ओके, सो ये चेंजेस हुए। मतलब क्या कि अब अगर हम चेक करते हैं अकाउंट्स की लैंग्वेज में, तो ये बोला जाएगा कि यस यार पहले के लोग ज्यादा समझदार थे। वो क्यों? वो 100 रुपए में 10 किलो घी परचेज कर लेते थे, और आज के लोग तो बेवकूफ है। क्यों? क्योंकि वो 4000 में परचेज करते हैं 10 kg घी। रीजन क्या है? अकाउंट्स रेशियोज ने तो बोल दिया कि पहले क्या था 1x, अब कितना हो गया 10x। ओके, रेशियोज ने तो बोल दिया कि अब की बारी खर्चा ज्यादा कर रहे लोग, अब 10x कर रहे, पहले 1x होता था। लेकिन क्या ये सही है? क्या लोगों के हाथ में है? नो सर, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि हमारे प्राइस लेवल चेंज हुए, क्योंकि हमारे महंगाई बढ़ी है। ओके, सो लेकिन अकाउंटिंग रेशियोज इन चीजों को इग्नोर करता है, क्योंकि उसके पास ओनली आंसर्स होते हैं। नेक्स्ट है इग्नोर क्वालिटेटिव एंड नॉन मॉनेटरी एक्सपेक्ट्स। सर सबसे पहले क्वालिटेटिव फैक्टर्स कौन से होते हैं, क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट्स कौन से होते हैं? मैंने आपको पहले भी बताया था पहले क्लासेस में। क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट का मतलब होता है कि वो सारी चीजें जिनको मैथमेटिकल फॉर्म में नहीं लिख सकते। ओके, जैसे कि मैंने बोला कि यार मेरे पास एक बहुत अच्छी लेबर है, बेसिकली वो बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी करती है, ओके, एंड उसकी सैलरी कितनी है 20,000। एंड मेरे पास दूसरी लेबर है जिसकी प्रोडक्टिविटी कम है, लेकिन वो भी सैलरी मेरे से कितनी लेती है 20,000 रुपीज। सो अब मैंने क्या लिखा, मैंने बिजनेस के अंदर मैं ये थोड़ी लिखूंगा कि वो लेबर अच्छी है वो लेबर बुरी है, मैं तो सिंपली उनकी कॉस्ट लूंगा। यस, मेरा एक्सपेंस है 20,000 पर पर्सन। ओके, तो मैंने क्या करा, मैंने दोनों के प्राइसेस लिख दिए 20,000। सो यानी कि अकाउंट्स की बुक में हमने नॉन मॉनेटरी एक्सपेक्ट्स को इग्नोर किया। हमने ये नहीं लिखा कि कौन सा पर्सन बेटर है, कौन सा पर्सन सही नहीं है। नेक्स्ट है वेरिएशंस इन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। यार अब हमें पता है कि अकाउंट्स के अंदर बहुत सारे मेथड्स होते हैं काम करने के। ओके, तो अगर मेथड्स के अंदर चेंजेस आते हैं, ठीक है, तो इससे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स में भी चेंजेस आते हैं, एंड जिसकी वजह से रेशियोज में भी चेंजेस आते हैं। जैसे कि अब हमें पता है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ कि डेप्रिसिएशन में एक्चुअल में हमारे पास 13-14 मेथड्स है,
डेप्रिसिएशन के, बट आप लोगों ने ज़्यादातर पढ़े होंगे स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। अब हमें पता है कि अगर हम मेथड्स चेंज करते हैं ना डेप्रिसिएशन का, ओके, उसकी वजह से भी अकाउंटिंग रेशियोज में चेंजेस आते हैं। ओके, अब ये भी एक प्रॉब्लम है, मतलब अगर हमारा डेप्रिसिएशन कम होता है तो हमारे रेशियोज में भी चेंज आएगा। ठीक है, सो हम पूरा प्रिडिक्ट नहीं कर सकते एग्जैक्टली। एंड ये वाला पॉइंट मैं आपको बताया मैंने, फोरकास्टिंग। अब मैंने आपको बताया फोरकास्टिंग ऑफ फ्यूचर ट्रेंड बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल एनालिसिस इज नॉट फिजिबल। इट मीन्स कि हम जो भी प्रिडिक्ट करते हैं, जो भी हम फ्यूचर को फोरकास्ट करते हैं, वो हम कैसे प्रिडिक्ट करते हैं, हम पास्ट को देख के। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं यार हमारी पास्ट में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, बच्चों के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, ठीक है, एंड वो अच्छे से काम भी कर रहे हैं, अगर वो होमवर्क करेंगे एंड वो अगर रेगुलर टेस्ट भी देंगे लाइव बैचेस पे, तो ये सुन के बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, ये हमने बोला, बट जैसे अब हमें पता है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है किसी स्टूडेंट के घर पे या किसी के भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, ओके, जिसकी वजह से वो परफॉर्मेंस नहीं कर पाया, तो ये रिजल्ट खराब हो सकता है उस पर्सन का। ठीक है, तो हम इस चीज को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बट यस अगर हम अपना एक रिजल्ट देखते हैं कि ये सब कुछ ही सही चल रहा है, बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है, तो यस हमारे रिजल्ट ज्यादातर सही रहेंगे। ओके, यानी कि फोरकास्टिंग कब गलत हो सकती है, जब कोई अनप्रिडिक्टेबल चीजें होती है, हैपनिंग होती है। ठीक है, ओके, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग इसके पिक क्लिक कर लेना। जब आप लोगों को मिल, जो लाइव स्टूडेंट्स हैं उनको तो मैं खुद ही सेंड कर दूंगा, एंड जो वीडियोस के थ्रू इसको देखेंगे एंड उसके स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट है टाइप ऑफ रेशियोज। हमारे पास कितने टाइप के रेशियोज होते हैं, मतलब क्या रेशियोज निकालने के भी टाइप है। यस, देयर इज टू टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज, फर्स्ट ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन and second in functional classification. The traditional classification has been on the basis of the financial statement to which the determine the ratio belong on the basis of the ratios classified as follows. ये देखो यार हमारे पास दो टाइप की रेशियोज है, फर्स्ट ट्रेडिशनल एंड सेकंड इज मॉडर्न। ओके, जिसको हम फंक्शनल क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। अब ट्रेडिशनल में हमारे पास फर्स्ट आता है इनकम स्टेटमेंट रेशियोज। अब इस इनकम स्टेटमेंट नाम ही बोल रहा है कि वो रेशियो जिसका इफेक्ट पड़ेगा इनकम पर, या फिर वो जो हम इनकम स्टेटमेंट से चेक करेंगे। इनकम स्टेटमेंट आपको पता ही होगा, इनकम स्टेटमेंट हम बोलते हैं P&L अकाउंट को। ओके, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम क्या बोलते हैं, इनकम स्टेटमेंट। वो रेशियोज जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही निकालेंगे, उस रेशियोज को हम क्या बोलेंगे, इनकम स्टेटमेंट रेशियोज। जैसे कि एग्जांपल रेशियोज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल्स, ओके, एंड भी बहुत सारे रहेंगे। नेक्स्ट आता है बैलेंस शीट रेशियोज। बैलेंस शीट रेशियोज का अब हमें नाम ही बोल रहा है कि वो रेशियोज जो कि हम निकालेंगे कहाँ से, आइटम्स लेके, हम बैलेंस शीट में से आइटम्स को लेंगे एंड देन हम उसमें से रेशियोज निकालेंगे। जैसे हम करंट एसेट्स का रेशियो निकालेंगे जिसको हम बोलेंगे करंट रेशियो। ओके, हम लिक्विड एसेट्स का भी रेशियो निकालेंगे, उसको लिक्विड रेशियोज भी हम बोलेंगे। नेक्स्ट आता है कंपोजिट रेशियो। कंपोजिट रेशियो बेसिकली वो रेशियो जिसमें हम दोनों को ही कंप्यूट करेंगे, मतलब हम इनकम स्टेटमेंट की आइटम्स को हम कंपेयर करेंगे एंड हम रेशियो निकालेंगे किससे, बैलेंस शीट की आइटम्स से। जैसे कि क्रेडिट सेल रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, बिल रिसीवेबल रेशियो। अब हमारे पास आते हैं कुछ रेशियोज, अब हमें ये समझना है लिक्विड रेशियोज। अब सबसे पहले लिक्विड रेशियो का मतलब क्या होता है सर? लिक्विडिटी रेशियो का मतलब होता है क्या बिजनेस इतना सफिशिएंट है, क्या बिजनेस के पास इतना कैश रहता है कि वो अपने डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट कर सके। ओके, लिक्विड कैश का मतलब क्या होता है कि वो कैश जो कि बिजनेस के पास ज्यादातर अवेलेबल रहता है, जिसकी वजह से वो अपने डे टू डे रनिंग एक्सपेंसेस को मीट करते हैं। ओके, तो हम इस रेशियो से फाइंड करते हैं कितना फंड होता है, कितना बिजनेस के पास, कितने रेशियो एसेट्स के अकॉर्डिंग कितने उसके पास कैश रहता है। लेट से मैंने बोला कि मेरे एसेट्स के कॉलम में 10 लाख रुपीज है एंड मेरे पास लिक्विड एसेट्स है 2 लाख। इसका मतलब क्या हो गया
कि मेरे पास हर 10 रुपए में 2 रुपए कैश पड़े हुए हैं, बाकी 8 रुपए मैंने कहीं लगाए रखे हैं। ओके, नेक्स्ट आता है सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो का नाम ही बोल रहा है, हमें क्लियर है। सॉल्वेंसी रेशियो का मतलब कि वो रेशियो जो कि हमें बताता है क्या बिजनेस इतना सॉल्वेंट है कि वो अपने शेयर होल्डर्स को पैसे दे सके, वो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे सके, क्या वो अपने लोन्स को, ओके, जो उसके लोन्स है क्या उनको वापस कर सकता है, क्या उनके इंटरेस्ट को वापस कर सकता है। हम इन रेशियो से क्या चेक करेंगे, बिजनेस की टेंडेंसी टू क्लियर इट्स डेब्ट्स, मतलब अपने लॉन्ग टर्म कर्जे वगैरह को क्या वो पे कर सकता है या नहीं कर सकता। नेक्स्ट है एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो। हमें नॉर्मली इससे पता चल रहा है, नाम ही हमें बता रहा है एंड आपको ये याद भी रहेगा। टर्नओवर रेशियो मतलब वो रेशियो जिससे हमें पता चलता है कि हमारी बैलेंस शीट की आइटम्स या फिर P&L की आइटम्स को क्या इफेक्ट पड़ता है टर्नओवर से। मतलब क्या, अगर हमारी सेल कम हो गई, क्या ऐसा है कि बिजनेस के अंदर प्रॉफिट्स भी कम हो जाएंगी, क्या बिजनेस सर्वाइव कर लेगा तब भी। ओके, अगर उसके पास क्या अदर सोर्सेज की इनकम है उसके पास या नहीं, ये हमें कौन बताएगा, बिजनेस टर्नओवर रेशियो। नेक्स्ट है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। इट रेफर्स टू द एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट इन रिलेशन टू सेल्स और फंड्स ऑफ बिजनेस एंड कैलकुलेटेड टू मीट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। बेसिकली प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हमें क्या बताता है, वो रेशियोज जो कि हमें बता रहे हैं कि हमने सेल्स के ऊपर कितने प्रॉफिट्स अर्न कर रहे हैं, मतलब कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, हम कितना अर्न कर रहे हैं। ओके, मतलब क्या हमने उसमें से टैक्स लेस करने के बाद अपनी अर्निंग देखी है, क्या हमने इंटरेस्ट देने के बाद अपनी अर्निंग चेक करी है, ये सारे रेशियोज। ओके, अब हम कर रहे हैं, अब हमने ये समझ लिया, अब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। जैसे कि अब हमने फर्स्ट स्टेप पढ़ा था लिक्विड रेशियो, यानी कि वो रेशियो जिससे हमें पता चलता है हमारे पास कितना शॉर्ट टर्म कैश अवेलेबल रहता है। अब हम इसमें फर्स्ट आता है हमारे पास करंट रेशियो। लिक्विड रेशियो में फर्स्ट आता है करंट रेशियो। अब करंट रेशियो नाम ही बोल रहा है करंट, यानी कि करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, यानी कि करंट रेशियो कैसे निकलेगा, CA अपॉन CL। ओके, करंट रेशियो इज इक्वल टू CA अपॉन CL, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। आज हम इसके कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। अब सबसे पहले हमें ये देखना है करंट एसेट्स के अंदर हमारे पास आता क्या क्या। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता करंट एसेट्स कौन से होते हैं, मैं बता रहा हूँ। करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनको हम एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, जैसे डेटर्स, ओके, जैसे डेटर्स, बिल रिसीवेबल एंड बहुत शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, बहुत सारी चीजें। अब हम चेक करते हैं कैश इन हैंड, यस कैश तो होते ही कैश में। बैंक बैलेंस, यस हम बैंक को भी कभी भी बैंक से कैश निकाल के ला सकते हैं अगर हमारे बैंक अकाउंट में बैलेंस है तो। डेटर्स भी नॉर्मली एक साल के अंदर अंदर दे देते हैं। बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल भी हम एक साल, एक्चुअल में तो 3 मंथ्स में हो जाता है, लेकिन एक साल के अंदर अंदर हम ले लेते हैं उससे कैश। स्टॉक हम एक साल के अंदर अंदर स्टॉक को बेच के कैश ले लेते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस, हम प्रीपेड एक्सपेंसेस ज़्यादातर एक साल के अंदर अंदर ही ड्यू कर लेते हैं। मतलब क्या, हम एक साल से ज़्यादा तक के लिए हम प्रीपेड एक्सपेंस नहीं करते, हम ज़्यादातर इसको नॉर्मली एक साल के अंदर ही करते हैं। नेक्स्ट है एक्रूड इनकम। यस हमें पता है वो इनकम जो कि हमने अर्न कर लिया बट रिसीव नहीं हुई, तो वो भी हमें एक साल के अंदर अंदर ही रिसीव हो जाती है। नेक्स्ट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टमेंट जो कि हमने शॉर्ट टर्म के लिए करी है, जिसको हम जल्दी से ही कैश करा सकते हैं एक साल के अंदर अंदर, जिसको हम मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी बोलते हैं। यानी कि करंट एसेट्स अपने को क्लियर है, वो सारे जो लेस देन 1 ईयर में कैश में कन्वर्ट हो देंगे। सेम करंट लाइबिलिटीज क्या होगी, वो सारी लाइबिलिटी जो कि एक साल के अंदर अंदर पे करनी है। जैसे क्रेडिटर्स, हमें क्रेडिटर्स को पैसे देने पड़ेंगे एक साल के अंदर अंदर। बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर टैक्स, हम प्रोविजंस बनाते हैं, हम प्रॉफिट्स में से कुछ हिस्सा बचा देते हैं कि हमें टैक्स पे करना है। ओके, हम ज़्यादातर नॉर्मली एक साल के लिए ही वो सेव करते हैं। एडवांस टैक्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म लोन्स, ओके, एंड इनकम रिसीव इन एडवांस।
ये भी हमारे लिए क्या होती है, लायबिलिटीज, जब तक वो ड्यू नहीं होती। अब हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, कैलकुलेट द करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब हमें ये बैलेंस शीट नहीं गिवन, हमें इसके अंदर सारा कुछ मिक्स करके दिया हुआ है। अब अपने को सबसे पहले तो ये चेक करना है कि एसेट्स कौन से है एंड लायबिलिटीज कौन सी है। ओके, स्टॉक हमें पता है स्टॉक कौन सा होता है, एसेट, तो मैंने ए लिख दिया। डेटर एसेट, बिल रिसीवेबल एसेट, एडवांस टैक्स, क्या एडवांस टैक्स एसेट होगा? यस सर, हमने एडवांस में दिया हुआ है, तो ये प्रीपेड एक्सपेंस हो गया एक तरीके का, एडवांस टैक्स एसेट हो गया। कैश तो होता ही एसेट है। ओके, एंड क्रेडिटर लायबिलिटीज, बिल्स पेबल लायबिलिटीज, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटीज। क्लियर है ये चीज? तो अब हम करते हैं, अब हमने सारे एसेट्स लिख लिए, तो अब हम उसको टोटल कर देंगे। सबसे पहले मैंने स्टॉक लिखा, देन फिर मैंने डेटर्स लिखा, देन फिर मैंने बिल रिसीवेबल लिखा करंट एसेट्स में, देन फिर मैंने एडवांस टैक्स लिखा, एंड देन फिर मैंने क्या करा, कैश लिखा। यार आप लोग ना एडवांस टैक्स में कंफ्यूज मत हो जाना, प्रोविजन फॉर टैक्स एंड एडवांस टैक्स दोनों में डिफरेंस होता है। प्रोविजन क्या होता है, हमने अपने पास ही बचा के रखा हुआ है कि हम दे देंगे, एंड एडवांस टैक्स क्या होता है, हमने बोला भाई ले जा, ओके, हमने पहले ही दे दिया। अब करंट लायबिलिटीज में मैंने क्या करा, मैंने क्रेडिटर्स को लिख दिया, मैंने बिल्स पेबल को लिख दिया एंड बैंक ओवरड्राफ्ट को लिख दिया। अब हमने इसका टोटल कर लिया, 104 तो आ गया हमारी करंट लायबिलिटीज एंड 134 हम आ गए हमारे करंट एसेट्स। अब अपने को पता है हमें क्या करना है, हमें करना है CA अपॉन CL, यानी कि 1,34,000 डिवाइडेड बाय 104,000। सो जब हम इसको कट करेंगे हमारे रेशियो आएगा 1.29 अपॉन 1। ओके, आई थिंक सो ये आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। वैसे आइडल करंट रेशियो जो होता है बिजनेस का, मतलब एक बिजनेस तभी अच्छा माना जाएगा जब उसका करंट रेशियो होगा 2/1। मतलब क्या, करंट लायबिलिटीज होनी चाहिए 1 और करंट एसेट्स होने चाहिए एटलीस्ट 2, मतलब डबल तो होने चाहिए हमारे पास एसेट्स, कर्जा कम होना चाहिए और एसेट्स ज्यादा होने चाहिए। कितना, 2/1 के रेशियो में। यानी कि ये वाला बिजनेस इतना बेटर नहीं है। अगर इसके ऊपर थोड़ा सा भी कर्जा बढ़ता है तो इनको अपने करंट एसेट्स जल्दी से कैश में कन्वर्ट कराने पड़ेगी। ओके यार, आप लोगों को पता है कि मैंने जानबूझ के आज भी सॉल्व क्वेश्चंस कराए। मैंने आज इसलिए सॉल्व क्वेश्चन करा रहा हूँ आप लोगों को, ताकि हमें लिखने में टाइम वेस्ट ना हो। क्योंकि मेरे पास लास्ट वीडियोस में भी मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे बोला कि सर हमें ऐसे ही क्वेश्चन चाहिए जिसको आप लिखने में टाइम वेस्ट ना करो। एंड मेरे पास व्हाट्सएप पे भी आप लोगों ने काफी सारे अपने कमेंट्स भी दिए एंड मैसेजेस भी करे व्हाट्सएप पे भी कि सर आप हमें ऐसे ही क्वेश्चन कराओ। ओके ठीक है, देन नेक्स्ट आता है हमारे पास, यार इसमें हमारे पास बेसिकली इससे हमारे पास टाइम सेव होता है एंड हम क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करते हैं एंड ये स्टूडेंट्स को अच्छे से क्लियर भी हो रहा है। बट अगर कुछ भी प्रॉब्लम तो आप मुझे व्हाट्सएप करो। अब नेक्स्ट आता है क्विक रेशियो। अब क्विक रेशियो भी किसका पार्ट है, लिक्विडिटी का पार्ट है। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, करंट रेशियो में तो अपने को पता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब क्विक रेशियो में क्या होता है, वो एसेट्स जो कि 3 महीने के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब क्या, करंट एसेट तो कौन से एसेट थे, वो जो 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट होते थे, एंड क्विक एसेट कौन से होते हैं, वो जो 3 महीने के अंदर कैश में कन्वर्ट होते हैं। ओके, यानी कि अगर हम समझे तो अगर करंट एसेट 1 साल वाला ये है तो उसका एक छोटा सा पार्ट क्या होगा, क्विक एसेट। यानी कि करंट एसेट्स में से ही क्या निकला हुआ है, क्विक एसेट्स। ओके, तो क्विक रेशियो का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज। ओके, अब सबसे पहले अब अपने को समझना है कि कौन से एसेट्स को लेस करेंगे उसके बाद हमारे पास क्विक एसेट्स बनेगा।
ओके यार, क्विक एसिड्स का मैं एक और नाम बता दूं। क्विक एसिड्स का एक और नाम है, क्विक रेशियो का एक और नाम है एसिड टेस्ट रेशियो। ओके, एसिड टेस्ट रेशियो भी किसका नाम है? क्विक रेशियोज का। अब क्विक रेशियो कैसे क्विक एसिड्स कैसे निकलते हैं? क्विक एसिड्स बोल सकते हो आप इसको, लिक्विड एसिड्स भी बोल सकते हो। करंट एसिड्स में से हमें लेस करना है स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। जब हम इन दोनों चीज को लेस कर देंगे हमारे पास क्या आ जाएगा? क्विक एसिड्स। एंड एक और चीज, स्टॉक को किसी किसी क्वेश्चन में इन्वेंट्री भी लिखते हैं। ओके, अब हम क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट द क्विक रेशियो फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन इन इलस्ट्रेशन 1। अब सबसे पहले क्विक एसिड्स हमें निकालना है। हमें क्या क्या गिवन है? सर इसने बोला कि इलस्ट्रेशन 1 से आप डेटा ले लो और अपने आप निकाल लो। ठीक है, यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1। लेकिन अब की बारी हमें क्या निकालना है? करंट रेशियो नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है? क्विक रेशियो। ठीक है, तो हम फिगर चेक करते हैं। अब हमें यहाँ से हमारे पास करंट एसिड का टोटल हमने कितना निकाला था? 134। अब हमें इसमें से क्या क्या लेस कर देना है? हमें इसमें से स्टॉक लेस कर देना है और प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस कहाँ हैं? ये रहा, एडवांस टैक्स। तो हम जब इन दोनों चीज को लेस कर देंगे हमारे पास क्या आ जाएगा? क्विक एसिड्स। तो हमने 134 में से 50,000 भी लेस कर दिए एंड हमने क्या करा? 4,000 भी लेस कर दिए। सर एक बात बताओ, इन्होंने तो ऐड करे हुए 4,000, आप लेस क्यों बोल रहे हो? यार इन्होंने 50,000 में ऐड करे हुए, यानी कि 50 प्लस 4 कितना करा? 54। देन तब जाके इन्होंने लेस किया -54। मतलब क्या? मैं आपको दिखाता हूँ। 100 -2 -3 यानी कि कितना होगा? 95। सेम 100 -2 + 3 यानी कि 2 + 3 कितना हो जाएगा? 5। तो 100 - 5 कितना होगा? ये भी कितना होगा? 95। बात एक ही है। तो हमारे पास क्विक एसिड्स कितने आ गए? 80,000। और करंट लायबिलिटीज तो हमने निकाली थी, कितनी थी? 1,04,000। सो इसका रेशियो क्या होगा? 80/1,04,000। ओके, नेक्स्ट है कैलकुलेट लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो हमें फाइंड करना है। सर इसने ये तो बताया नहीं कि कौन सा लिक्विड रेशियो। ओके सुनो, कभी भी ना अगर लिक्विड रेशियो बोले, ठीक है, तो हमें क्विक रेशियो बोला जाता है। मतलब क्या? एसिड टेस्ट रेशियो कॉमा क्विक रेशियो कॉमा लिक्विड रेशियो, एक ही बात है। ठीक है, लेकिन अगर लिक्विडिटी रेशियो बोले, अरे बात समझ में, अगर लिक्विडिटी रेशियो बोले तब अपने को दोनों निकालने पड़ेंगे। तब हमें क्या निकालना पड़ेगा? तब हमें करंट रेशियो भी निकालना पड़ेगा और लिक्विड रेशियो भी निकालना पड़ेगा, मतलब क्विक रेशियो भी निकालना पड़ेगा। तब हमें दोनों रेशियो निकालना पड़ेगा, यानी कि लिक्विड रेशियो और लिक्विडिटी में कंफ्यूज नहीं होना अपने को। अब आता है हमारे पास सबसे पहले लिक्विड एसिड्स। अब आप लोग इससे कंफ्यूज नहीं होंगे। लिक्विड एसिड्स अपने को पता है, लिक्विड एसिड कुछ नहीं है, सिंपली क्या है ये? ओके यस, ये है क्विक एसिड्स। liquidity ratio includes both the current ratio and quick ratio. Okay, and liquid ratio means quick ratio only. आ रही बात समझ में? मैं एक बार दोबारा से लिख देता हूँ यहाँ पे। liquidity ratio is equal to current ratio plus quick ratio. Okay, and liquid ratio is equal to quick ratio। यानी कि अपने को ये छोटा सा ध्यान रखना है। वैसे इतना आता नहीं है ट्रिकी, ये 12th लेवल का नहीं है जो मैंने अभी आपको बताया, ये सीए में मैंने पढ़ा है। नेक्स्ट आता है, अब हमारे पास हम क्वेश्चन कर रहे हैं।
अब अपने को क्या निकालना है, लिक्विड रेशियो अपने को फॉर्मूला अच्छे से पता है। करंट एसेट्स में से हमें क्या लेस करना है, स्टॉक भी लेस करना है और प्रीपेड एक्सपेंसेस भी, यानी कि करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब अपने पास करंट एसेट कितने, 80,000 के हमें यहाँ पे गिवन है, स्टॉक कितना है 25,000 का हमने लेस कर दिया, एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस कितना है 5,000 के हमने लेस कर दिए। हमारे पास कोई एसेट्स कितने के आ गए, 50,000 के। ये तो मैंने भी आपको ऊपर समझाया ना कि लिक्विड एसिड्स निकालने के लिए हम कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था, अभी आपको मैं दिखाता हूँ। मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि करंट एसिड कौन से एसिड है, वो एसिड जो 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, ओके। एंड लिक्विड एसिड कौन से होते हैं, वो एसिड जो 3 महीने के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, ओके। यानी कि लिक्विड एसिड किसका पार्ट है, क्विक एसिड्स का, मतलब लिक्विड एसिड किसका पार्ट है, करंट एसिड का। अगर करंट एसिड 100 रुपीज के है, ये कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे 1 साल के अंदर अंदर, तो इसमें छोटा सा पार्ट तो करंट क्विक एसिड्स का भी होगा ना, मतलब कि कुछ तो इसमें वो भी होगा क्विक एसिड्स, तो लेट से वो 30 हो गया। तो अगर हम इसको निकाल रहे हैं तो उसका फॉर्मूला क्या है, क्विक एसिड्स कैसे निकलेंगे, करंट एसिड में से CA माइनस करंट एसिड्स माइनस इन्वेंट्री मतलब स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये फॉर्मूला है, ठीक है। क्योंकि ज्यादा, मैं इसका रीजन भी बता देता हूँ, क्योंकि ज्यादातर ना स्टॉक 1 साल के अंदर 3 महीने के अंदर अंदर नहीं बिकता, एंड उसका कैश फिर अगर बिक भी जाए ना तो उसका कैश ज्यादातर बिजनेस में 3 महीने के अंदर नहीं आता, इसलिए हम उसको निकाल देते हैं, ठीक है। एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस हम ज्यादातर 3 महीने के बाद के लिए करते हैं, इसलिए वो भी करंट क्विक एसिड्स के अंदर नहीं आता, ओके। लिक्विड रेशियो अब कैसे निकलेगा, अपने को पता है, लिक्विड एसिड्स अपॉन करंट लायबिलिटीज हमने निकाल लिया, 50,000 अपॉन 50,000, ये कितना आ गया 1/1। तो क्या सर, क्या ये क्विक रेशियो का आइडल रेशियो भी क्या 2/1 होगा, नो 1/1, ओके। क्विक रेशियो का आइडल एक्सपेंस कितना होगा, आइडल रेशियो कितना होगा 1/1। इसका रीजन बताऊं मैं आप लोगों को, क्या है क्विक रेशियो का 1/1 क्यों है। अगर आप बात समझते हो कि करंट लायबिलिटीज अगर लेट से किसी बिजनेस में 10 लाख रुपए है, ओके, एंड उस बिजनेस में 10 लाख रुपए तो हर एक 3 महीने में पड़े रहते हैं, मतलब हर एक महीने पड़े रहते हैं, ओके। तो बाई चांस अगर किसी क्रेडिटर ने बोला ना कि यार हमें तो अभी की अभी कैश चाहिए, वो कहेंगे चल उठा उसको ले जा, यानी कि वो क्या बोलेंगे कि ले अब कैश ले और जा, मतलब क्या उस बिजनेस की गुडविल इतनी ज्यादा रहेगी कि उन लोगों के पास जितनी लायबिलिटीज है ना उतना तो कैश रखते अपने पास, ओके। ये रीजन है कि वो लोग अपनी गुडविल पे कुछ आने नहीं देते, कोई प्रॉब्लम नहीं आने देते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, एक्स लिमिटेड हैज करंट रेशियो। अब इसमें अब की बारी हमें करंट रेशियो दिया हुआ है, मतलब क्या सॉरी, इस क्वेश्चन में हमें करंट रेशियो गिवन है, मतलब CA/CL हमें कितना गिवन है 3.5/1, ठीक है। और क्विक रेशियो अपने को कितना गिवन है 2/1, और हमें क्या क्या बोला हुआ है कि करंट एसेट ज्यादा है क्विक एसेट से कितना 24,000। हमें क्या निकालना है, करंट एसेट निकालना है और करंट लायबिलिटीज निकालना है, ओके। अब एक सेकेंड आप लोग इसको देखना कैसे निकलेगा ये। मैं आपको अपने मेथड से बताता हूँ इसको क्वेश्चन को। अब हमें इसने क्या बोला है कि करंट रेशियो यानी कि 35
अपॉन 0.1 की जगह मैं 10 लिख देता हूँ क्योंकि मैंने ऊपर से पॉइंट हटा दिया तो वो 0 नीचे आ गया। तो कितना हो गया CA अपॉन CL। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग मेरे करंट एसेट्स कितने आ गए 35 CL या फिर 3 रुको यार, मैं आप लोगों को ना, मुझे लग रहा है आप लोगों को ना फिर दिक्कत हो जाएगी। एक सेकेंड, मैं 3.5 ही लिख देता हूँ, किसी स्टूडेंट को नहीं क्लियर होगा ना। 3.5 अपॉन 1 हमें गिवन है क्या करंट रेशियो, मतलब CA अपॉन CL हमें गिवन है 3.5। तो हमने इससे CA की वैल्यू निकाली, तो 3.5 यानी कि मैंने इसको इधर ले गया इंटू कर दिया और इसको इधर इंटू कर दिया। ओके, तो मेरा कितना आ गया CA 3.5 CL इज इक्वल टू आ गया मेरा 1 CA। ओके, यानी कि मेरी CA की वैल्यू कितनी आ गई 3.5। ओके, अब हमें क्या बोला हुआ है, अब हमें बोला हुआ है ये एक तो वैल्यू रख लो, 1 नाम दे देते इसको। अब हमें बोला हुआ है कि क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या है, रेशियो क्या है 2:1, और हमें इसका फॉर्मूला पता है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। और क्विक एसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, इसका फॉर्मूला होता है CA माइनस स्टॉक। मतलब ये किसका डिफरेंस होता है, स्टॉक वगैरह और प्रीपेड एक्सपेंसेस का डिफरेंस होता है ना। ठीक है, अब मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं इसको अब लिख रहा हूँ, मैं QA की जगह मैं क्या लिख दूंगा CA, और ये डिफरेंस कितना है हमें गिवन है, डिफरेंस यहाँ पे 24,000 का, तो मैं क्या लिख रहा हूँ CA माइनस 24,000। बात तो एक ही है, तभी तो कोई कैसे निकल जाएगा। और मैं CL की जगह क्या लिख रहा हूँ CA, मैं देखो ना, चलो मैं CL ही लिख दूंगा, आप लोगों को क्लियर रहेगा। मैं नेक्स्ट वाले में चेंज कर दूंगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ 2/1, ये स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ मैं। 2/1 CA की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 3.5 CA लिख सकता हूँ यूजिंग 1 माइनस 24,000 अपॉन में CL। एक सेकेंड, मैं इसको रब कर देता हूँ ताकि आप लोगों ने थोड़ा सा क्लियर हो जाए। तो हमारे पास CL की यहाँ से वैल्यू आ गई 2CL, मैंने जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 2CL इज इक्वल टू 3.5 CL माइनस 24,000। जब हमने दोनों को लेस किया तो हमारे पास आ गया 1.5 CL। मतलब मैंने क्या करा, मैंने 3.5 CL को मैं माइनस कर दिया 2CL से। ओके, और ये माइनस 24 इधर ले आया तो ये हो गया मेरे पास 24,000। तो इससे मेरे पास CL की वैल्यू कितनी आ गई 24,000 डिवाइडेड बाय 1.5 16,000। मेरे पास CL कितना आ गया 16,000। अब मैं थोड़ा सा रब कर रहा हूँ, नहीं हो रहा ऐसे, इरेज नहीं होगा ना। ओके, नहीं वो एक्चुअली वो ब्लू वाला अभी इसलिए इरेज नहीं होगा क्योंकि उससे पहले क्वेश्चन के लिए था। ओके, कोई नहीं, अब अपने को क्लियर है। अब देखो, अब मेरे पास CL की वैल्यू कितनी आ गई 24,000, और हमें पता है क्विक एसिड्स कितने थे, करंट एसिड्स किसके इक्वल थे, करंट एसिड थे
3.5 CL के, ओ सॉरी 16,000 है CL, यस, एंड CA किसके इक्वल था 3.5 CL के। सो हमने क्या करा 16,000 इंटू 3.5, ये क्या आएगा हमारा CA, जो कि किसके इक्वल हो गया 56,000। ओके, अब इस क्वेश्चन को ना एक और बारी समझते हैं। अब क्योंकि आप लोगों ने ये समझ लिया तो हम इसको बुकिश लैंग्वेज से भी समझते हैं। अब इधर देखते हैं, करंट रेशियो क्या है हमारे पास 3.5, यानी कि ओके इज इक्वल टू CA अपॉन CL। ये इन्होंने गिवन है, इन्होंने डायरेक्ट दे दिया। और क्विक रेशियो क्या गिवन है 2/1। इन्होंने बोला लाइबिलिटीज को लेट x, हम लाइबिलिटीज को x मान लेते हैं, तो CA कितना हो जाएगा 3.5x, यानी कि अगर इनको x मानते हैं तो इधर जाके इनटू हो जाएगा, तो 3.5x हो गया, ऑटोमेटिकली क्लियर है अपने को ये। एंड क्विक एसिड कितने हो गए 2x, यहाँ से इन्होंने कर लिया। अब मैं इसको ना एक सेकंड को मैं आपको ना ये वाला भी समझा देता हूँ। CA अपॉन CL, CA अपॉन CL कितना हो गया 3.5/1, यानी कि अगर हम CL को x मानते हैं, ठीक है, अगर मैं CL की जगह x लिख देता हूँ तो मेरे CA की वैल्यू कितनी आ जाएगी, CA मेरा इक्वल हो जाएगा 3.5x, ये इन्होंने बोला है। एंड क्विक रेशियो का क्या फॉर्मूला है, क्विक एसिड्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, और करंट लायबिलिटीज हमने क्या मानी है x, तो इसमें भी हमारा CL की जगह क्या लिखूंगा मैं x, तो मेरे क्विक एसिड्स किसके इक्वल आ गए, क्विक एसिड्स इक्वल टू हो गए मेरे 2x के, ये इन्होंने ऐसे बोला है। क्लियर है, अब अपने को ये दोनों टर्म्स क्लियर हो गई, 3.5 कहाँ से आ गया और 2x कहाँ से आ गया। ठीक है, अब हमें एक फॉर्मूला पता है कि करंट एसिड्स में से, ठीक है, हम जब स्टॉक को लेस करते हैं तो क्या आ जाता है हमारे पास, एक सेकेंड ने ये भी डायरेक्ट दे दिया, मैं आपको ये भी करके दिखाता हूँ। हमने क्या पढ़ा है, क्विक एसिड्स कैसे निकलते हैं, CA माइनस स्टॉक। इन्होंने क्या करा, स्टॉक को इधर लेफ्ट हैंड साइड ले गए एंड क्विक एसिड्स को यहाँ पे ले गए, तो इनका फॉर्मूला क्या बन गया, करंट एसिड्स माइनस क्विक एसिड्स। ठीक है, यानी कि 3.5x माइनस 2x कितना हो गया स्टॉक, और स्टॉक का डिफरेंस कितना दिया उन्होंने, डिफरेंस दोनों का कितना दिया हुआ है 24,000, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 1.5x, x की वैल्यू कितनी आ गई 16,000, और x किसके इक्वल था करंट एसिड्स के, और करंट एसिड्स कैसे निकलेगा 3.5x, सो 3.5 इंटू 16, हमारा आंसर आ गया 56,000, हमारा करंट एसिड्स आ गया, करंट एसिड्स आ गया हमारा 56,000 एंड करंट लायबिलिटीज आ गया हमारा 16,000। एंड क्विक एसिड्स कितना होगा, वो ट्वाइस है किसका 2x है, यानी कि बेसिकली करंट लायबिलिटीज का ट्वाइस है, यानी कि 2 इंटू 16,000 32,000, सो हमारा करंट क्विक एसिड्स आ गया 32,000। ओके, आई होप ये क्लास आपको क्लियर होगी।